और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी नियुक्ति मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। डीजीपी की नियुक्ति का मामला याचिकाकर्ता ने कोर्ट में नियुक्ति को चुनौती दे दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है डीजीपी की नियुक्ति का मामला। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि 2 साल होना चाहिए डीजीपी का कार्यकाल। गैर कानूनी रूप से 9 महीने बाद डीजीपी को बदला गया। पूर्व डीजीपी केसी चौधरी को पक्ष बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा इस मामले पर सुनवाई। तो डीजीपी नियुक्ति मामले से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है डीजीपी की नियुक्ति का मामला। इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि 2 साल होना चाहिए डीजीपी का कार्यकाल। गैर कानूनी रूप से 9 महीने बाद डीजीपी को बदला गया है। तो पूर्व डीजीपी केसी चौधरी को पक्ष बनाने की मांग की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से। तो डीजीपी नियुक्ति मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गैरकानूनी रूप से जिस तरह से नियुक्ति की गई, पूर्व डीजीपी केसी चौधरी को पक्ष बनाने की मांग की जा रही है याचिकाकर्ता की तरफ से। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति का मसला अब आगे बढ़ चुका है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। डीजीपी की नियुक्ति का मामला, जिसमें यह कहा गया है याचिकाकर्ता की तरफ से कि कोर्ट में इस नियुक्ति को। झारखंड संपादक संतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, इस पूरे मसले में आगे क्या हो रहा है? देखिए, आगे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इस सुनवाई से पहले अब राज्य सरकार को भी इस पे जवाब देना पड़ेगा और साथ ही जो यूपीएससी को भी नोटिस जारी किया है। तो कुल मिला के दोनों पक्षों की तरफ से जब जवाब आ जाएगा उसके बाद अगले हफ्ते में सुनवाई है। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला ये है कि जो डीजीपी हैं केएन चौबे, उनको यहाँ से 9 महीने के कार्यकाल के दरमियान ही सरकार ने उनको हटाकर प्रभारी डीजीपी को बनाया था, एमवी राव को। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब इस बात को लेकर होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का फिक्स टेन्योर किया था तो ऐसे में किन परिस्थितियों में उनको हटाने की नौबत आ गई थी। तो आखिर अब राज्य सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो नौबत क्या थी और उन नौबत को अब सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ेगा। एक बात और भी कही जा रही है कि पूर्व डीजीपी केसी चौधरी हैं, उनको पक्ष बनाया जाए, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। देखिए, क्योंकि मामला उनसे जुड़ा हुआ है इस तरीके इसलिए उनको पक्ष बनाने की बात की जा रही है, पार्टी बनाने की बात की जा रही है। लेकिन ये अब तय करना सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आखिर उनको पक्ष पार्टी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि जो एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है वो केएन चौबे ने मूव नहीं किया है। वो तो इस वजह से याचिकाकर्ता ने कहा है क्योंकि मामला उनसे जुड़ा हुआ है तो इसलिए उनको भी पार्टी बनाया जाए ताकि उनका भी पक्ष वहां पर सामने आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत के लिए। और चलिए सुशील पांडे सीधे हम जुड़ते हैं दिल्ली से। सुशील, एक बड़ा मसला डीजीपी नियुक्ति से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर गया है और इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से जो बातें कही गई हैं, क्या होना है इस मसले पर आपसे भी जानना चाहेंगे। आज देखिए, साफ तौर से एक प्रकाश सिंह का जजमेंट था, जिस जजमेंट में तमाम राज्यों के डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सबसे पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अगर कोई भी राज्य डीजीपी की अपने यहाँ नियुक्ति करना चाहता है तो यूपीएससी के बनाए हुए पैनल को वो अपना नाम भेजेगा और यूपीएससी का पैनल ये डिसाइड करेगा कि कौन 3 बड़े अधिकारियों में से एक अधिकारी फिलहाल डीजीपी के पद पर बैठेगा।
हालांकि जिस तरह झारखंड में डीजीपी के पद से हटाया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साफ तौर से इस मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इसमें जो झारखंड के डीजीपी हैं उनको फिलहाल पक्षकार बनाया जाए। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपीएससी के साथ साथ झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है ताकि वो इस मामले में जवाब दें। अगले हफ्ते इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम है इस मामले में कि जिस तरह झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति की गई है क्या वो तर्क संगत है या नहीं, इस पर स्टेट का क्या रिस्पांस आता है और सेंटर इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ रिस्पांस देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने प्रकाश सिंह के जजमेंट में यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरह तमाम राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में जो फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को अगर डीजीपी की नियुक्ति देनी है राज्य सरकारों को तो यूपीएससी का पैनल ही डिसाइड करेगा कि वहां पर डीजीपी कौन होगा। ठीक है सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जरा रांची का रुख करते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर है इस पूरे मसले पर? किसानों के लिए न्याय योजना जी ओम प्रकाश जी बता दें कि इस मामले को लेकर डीजीपी जो नियुक्ति मामला है उसे लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो प्रभारी डीजीपी को लेकर इस तरह के सवाल जो जेएमएम और बीजेपी की तरफ से जेएमएम पर सरकार पर लगातार उठाए जा रहे हैं और इसी मामले को लेकर जेएमएम का अपना पक्ष है। उसका कहना है कि जो भी फैसला आएगा, जो भी निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसका वो अक्षरशः अनुपालन करेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले में विवाद गहराया है और मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है तो वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के लिए भी किरकिरी का सबब है। हालांकि झारखंड सरकार ने पूरे मामले पर 5 लोगों के नाम जो हैं वो भी वहां सुझा दिए हैं। अब यूपीएससी पैनल में भी पूरा मामला है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला हो जाने की वजह से फिलहाल सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ यही कहना है इस मामले को लेकर कि जो भी फैसला आएगा सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, उसका वो अक्षरशः पालन करेगी। तो पूरा विवाद कुछ इस तरह का है कि 9 महीने के कार्यकाल के बाद जो पूर्व डीजीपी केएन चौबे थे उन्हें हटाया गया और उसके बाद यहाँ पर प्रभारी डीजीपी की प्रतिनियुक्ति की गई। प्रभारी डीजीपी की प्रतिनियुक्ति जो लंबे समय हो गया है जिसे लेकर ये बवाल अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। और वहीं 2 साल से पहले डीजीपी की जिस तरह से पद से उन्हें विमुक्त किया गया, उनकी जो सेवा विस्तार का सेवा भी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी उसके बावजूद तो और न कोई गंभीर आरोप थे, तो इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी भी लगातार जो है वो सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बातचीत के लिए, चर्चा करने के लिए और इस पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब सुप्रीम कोर्ट को देखना इस मसले को किस तरीके से वो टैकल करेंगे, क्योंकि नियम कानून कुछ और कहते हैं। और कोरोना रिपोर्ट की बात करें, खासकर महेंद्र सिंह धोनी की, तो वो निगेटिव आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। कल ही उनका सैंपल लिया गया था जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अच्छी खबर है ये, महेंद्र सिंह धोनी कोरोना उन्हें नहीं है, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। कल ही उनका सैंपल लिया गया था। और खबर है गुमला से, जहां के विशुनपुर थाना क्षेत्र के हेसांग गांव के पास जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, लेकिन नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक जत्था हेसांग जंगल के पास जमा है, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम इलाके की घेराबंदी की। तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की दबिश को बढ़ता देख नक्सली भाग निकले। हालांकि सर्च अभियान के दौरान मौके से मोबाइल, 2 देसी कट्टा, कई सामान बरामद किए गए। और रामगढ़ में नक्सलियों की करतूत सामने आई है। बेखौफ नक्सलियों ने सीसीएल के काम को रोका है। प्रबंधन से लेवी की मांग की गई है। ऐसे में सीसीएल कर्मियों में दहशत का माहौल है। यहां जमीन के अंदर कोयला जांच को लेकर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, तभी 4 की संख्या में पहुंचे पीएलएफआई नक्सलियों ने काम बंद कराया। लेवी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी थी और साथ ही जाते जाते नक्सलियों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए। और लोहरदगा से खबर, जहां कुडू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने कुडू पावर सब स्टेशन के कर्मियों को बंधक बनाकर 12 लाख रुपए का विद्युत उपकरण लूटा है। सब स्टेशन में मौजूद कर्मियों ने बताया कि हथियार से लैस
8 से 10 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने सब स्टेशन की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, बंदूक का डर दिखाकर दरवाजा खुलवाया। इसके बाद सभी अंदर घुस गए और मौके पर मौजूद ऑपरेटर रामजनक मेहता और अनिल उरांव को बंधक बनाकर उनके मोबाइल छीन लिए और लूट की घटना को अंजाम दिया। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 679 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और ऐसे में सूबे में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 20,148 हो गई। फिलहाल राज्य में 7,858 केस एक्टिव हैं, जबकि 12,197 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 202 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच सुकून देने वाली बात है कि झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 54.21% से बढ़कर 60.21% हो गई है। सरायकेला में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या प्रशासन के लिए परेशानी बनी हुई है। सभी का तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उनकी जांच सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए चुनौती है। वहीं लैब टेक्नीशियन की कमी के कारण कंटेनमेंट जोन के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए लोगों की जांच बेहद ही सुस्त रफ्तार से चल रही है। सिविल सर्जन ने कड़ा रुख अपनाया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए लोगों को हर हाल में जांच करानी चाहिए। जो जांच में सहयोग नहीं करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। थोड़ा सा रिजल्ट हम लोग को मिला था, वहाँ के जो पीसीएमडी टीम से खबर की थी। हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी है टेक्नीशियंस की, तो टाइमली नहीं पहुँच पाते, तो रिजल्ट हुआ है। लेकिन अभी जो हम लोग को जांच की प्रक्रिया है वो तत्काल नहीं करना है। और गुमला जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने के लिए जिला प्रशासन लोगों के बीच जागरूकता फैला रहा है। इसके साथ लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। पुलिस बल के साथ खुद एसपी बाइक पर सवार होकर शहर का जायजा ले रहे हैं। बिना मास्क पहन के घूम रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ के फाइन काटने का डिसीजन हम लोग लिया है। उसी के आधार पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए एक हर जगह चौक चौक पे घूम के कुछ लोगों को पकड़ के फाइन काटने का प्रोसेस कर रहा है। साथ में हम लोग मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? आपको लापरवाही लगता है? अब लोग क्यों नहीं मान रहा है, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों के मन में धीरे धीरे डर खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। झारखंड बीजेपी में जिला स्तर कमेटी और प्रदेश मोर्चा की कमेटी का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पार्टी हर तीसरे साल बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक नई टीम का गठन करती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय टीम और प्रदेश मोर्चा की टीम में सांसद और विधायक समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी के बाद टीम का गठन किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय से 3-4 दिनों के भीतर नई टीम की सूची को अप्रूवल दे दिया जाने की उम्मीद है और इसके बाद सभी जिलों में नई टीम की घोषणा कर दी जाएगी। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर रहे, इसके लिए हर 3 साल में संगठनात्मक चुनाव को भी हम पर्व मानते हैं, संगठनात्मक पर्व की तरह लोग मनाते हैं। पार्टी बूथ कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी पूरी तरह से नई संरचना होने वाली है और संरचना में पार्टी के सभी सम्मानित हमारे विधायक, सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाध्यक्ष सब मिलकर के एक बहुत ही अच्छा और बेहतर टीम बनाने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बूथ कमेटी के माध्यम से लेकर के प्रदेश कमेटी तक। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शख्स की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगा है और बताया जा रहा है कि शख्स की पत्नी ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद तहसीन नाम के शख्स के शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। घटना लोअर बाजार थाना क्षेत्र के करबला चौक की है। जा रहा है पोस्टमार्टम के बाद और जैसा परिजन का आवेदन होगा उस आधार पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। सर, परिवार वालों क्या है या फिर अभी स्पष्ट कुछ नहीं है। परिवार वालों क्या कहना है? परिवार वाले से बात अभी हुई नहीं है। परिवार वाले से बात करने के बाद जैसा उन लोगों का आवेदन होगा उस आधार पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। इधर रांची के बूटी मोड़ में बीटेक छात्रा की हत्या की गुत्थे सुलझाने वाले सीबीआई के इंस्पेक्टर
परवेज आलम समेत 3 पुलिसकर्मियों को बेहतर अनुसंधान पदक से नवाजा जाएगा और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के बेहतर अनुसंधानकों को की जो सूची है उसे जारी किया है। रांची के डीएसपी नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर पुष्पराज कुमार सिंह को बेहतर अनुसंधानक पदक से नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुल 121 पुलिस अफसरों की सूची जारी की है। स्वर्णिम और एक कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में युगांतकारी चेंजिंग करने वाला एक अवार्ड है और जो अपने ऑफिसर्स हैं आपको निश्चित रूप से इसे मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अवार्ड के साथ झारखंड पुलिस के 4 पदाधिकारी ने इंडिया के और मतलब जो राज्य हैं और जो एजेंसीज हैं उनके समक्ष अपने आप को खड़ा करने में सक्षमता पाई है। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इस बार ध्वजारोहण कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स और कोरोना को मात देकर जंग जीत चुके लोग मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड संक्रमण के बीच मनाया जा रहा है, इसलिए इस बार सिर्फ वैसे कोरोना वॉरियर्स जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सकगण हैं, पुलिसकर्मी हैं और वैसे व्यक्ति जो कि कोरोना संक्रमित होकर उनको मात देकर फिर से रिकवर कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है। तो वही लोग हमारे स्पेशल आमंत्रित अतिथि होंगे। राष्ट्रीय महोत्सव है और यहाँ पे कैपिटल सिटी होने के नाते हर साल हर समय में सुरक्षा के टॉप नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इसको लेके भी बहुत ही स्पेसिफिक तैयारी किया गया है और इसको लेके अपने ट्रैफिक एसपी साहब, एसपी सिटी साहब, इस द्वारा एक बहुत कम्प्रिहेंसिव तरीके से सुरक्षा के सारे चीज़ों पे विचार किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।